नमस्कार साथियों। तो आप सभी का स्वागत है फिर से चैनल में। तो आज थोड़ा बहुत स्क्रीन नहीं लिख रही होगी आपको, फ्रंट पेज टाइप का कुछ रिफ्लेक्ट हो रहा है, जहाँ मेरे कॉलेज का नाम, मेरे डिपार्टमेंट का नाम और जिस पेपर का मुझे असाइनमेंट बनाना है, जिसके नतीजे के तौर पर आपके सामने ये पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन लेके मैं आज आया हूँ, उस पेपर का नाम। हमारे असिस्टेंट प्रोफेसर डॉक्टर सुनील कुमार साहब की गाइडेंस पे ये वीडियो बनी हुई है। हमको एक असाइनमेंट दिया हुआ था कि हमको एक पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन बनानी है और उस पर टीचिंग करनी है। तो एक मौका मिला और एक बहाना भी मिल गया चैनल में आपके साथ रूबरू होने का। तो आज एक टॉपिक लेके आया हूँ, फोर्स, जो हम पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन की हेल्प से समझने का प्रयास करेंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले आपके सामने ये इंडेक्स रिफ्लेक्ट हो रही है, जहाँ ये दिख रहा है कि हम कैसे फोर्स को पढ़ेंगे। पहले थोड़ा बहुत उसके इंट्रोडक्शन जानेंगे, थोड़ा बहुत उसके कारण को एक्सप्लोर करेंगे, फोर्स को। फिर दैनिक जीवन में जो जो इफ़ेक्ट्स हम देख सकते हैं फोर्स का, वो देखेंगे। फिर फोर्स के टाइप्स, तरह तरह के फोर्सेस जो हम ऑब्जर्व करते हैं डेली लाइफ में, उनको अध्ययन करेंगे। और लास्ट में एक समरी मैंने तैयार करी है, ताकि एक ही स्लाइड में पिछली स्लाइडों में हमने क्या क्या पढ़ा वो हमको पता चल सके। और एट लास्ट एक इवेल्युएशन क्वेश्चन है, जो इवेल्युएशन का प्रॉब्लम होगा वो मेरे लिए भी इवेल्युएशन है, आपके लिए भी इवेल्युएशन है। मेरे लिए है कि मैं कैसे समझा पाया, और आपके लिए कि आप कितना समझ पाए। तो उम्मीद है आप इस जर्नी को एंजॉय करेंगे। सो लेट अस कमेंस गाइस। तो सबसे पहली स्लाइड टॉपिक पे आती है, व्हाट इज़ फोर्स। तो क्वेश्चन पूछना बहुत ज़रूरी है। सबसे पहले अपने आप से भी, हर किसी चीज़ की शुरुआत में सबसे पहले प्रश्न पूछें। तो प्रश्न से ही शुरुआत करी है, फोर्स है क्या, बल है क्या। अब आप सभी लोग जो जो अपने इस इमेजिनेशन के घोड़े दौड़ा रहे होंगे, दो वर्ड्स आप 80 से 85% जो है कॉमनली यूज़ करते हैं जब भी हम फोर्स की बात करते हैं। और वो दो वर्ड्स कौन कौन से हैं? वो दो वर्ड्स हैं पुश और पुल। और इन्हीं दो वर्ड्स की हेल्प से हम फोर्स की डेफिनेशन भी बनाते हैं। और फोर्स की डेफिनेशन बनती है, ए पुश और पुल ऑन एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड फोर्स। किसी भी ऑब्जेक्ट पर पुश या पुल, उसी को हम फोर्स कह लेते हैं। और जो फोर्स होता है, इट इज़ ड्यू टू एन इंटरेक्शन बिटवीन टू ऑब्जेक्ट्स। दो ऑब्जेक्ट हैं, जब तक उन दो ऑब्जेक्ट्स के बीच में इंटरेक्शन न हो, तब तक उस पर फोर्स लग नहीं सकता। अब आप देख रहे हैं एक इमेज में, वी आर ऑब्जर्विंग दैट a particular object is being pushed by an image and in another image it is being pulled। तो चाहे आप पुश करें चाहे आप पुल करें, आप देख सक रहे होंगे कि उनका फिजिकल कांटेक्ट उस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट के साथ है, इमेज का, जिसको वो पुश करना चाह रही है या पुल करना चाह रही है। इज़ इट क्लियर? अब थोड़ा बहुत आगे जाके हमको ये भी पता चलेगा कि ज़रूरी नहीं है कि हर समय फोर्स लगाने के लिए हमें फिजिकल कांटेक्ट किसी ऑब्जेक्ट के साथ करना ही पड़े। आगे अध्ययन करेंगे उसका। पहले जान लेते हैं बैलेंस्ड और अनबैलेंस्ड फोर्स के बारे में। नाम से ही क्लियर है, संतुलित बल। इसको उदाहरण से समझिए। मान लीजिए दो टीमें हैं, एक टीम है ए, एक टीम है बी। दोनों टीम टग ऑफ वॉर खेल रही है। टग ऑफ वॉर मानी ऐसा खेल जिसमें एक रस्सी का सिरा एक टीम के पास होता है, दूसरा सिरा दूसरी टीम के पास होता है। दोनों टीम वो रस्सी जो है अपनी तरफ खींचने का प्रयास करती हैं, और जो इस प्रयास में सफल होती है उसको पॉइंट मिल जाते हैं। अब मान लीजिए दोनों टीमें एक ही जो है मैग्नीट्यूड का फोर्स लगा रही है। मैग्नीट्यूड यानी एक ही मात्रा का फोर्स लगा रही है। तो क्या ये संभव है कि रस्सी किसी एक टीम के पास जाए? कभी नहीं। अब दोनों की मात्रा सेम है, तो जितना ये लगा रही है उतना ये लगा रही है, तो रस्सी जैसी है वैसी ही रहेगी। तो ऐसा फोर्स जो किसी ऑब्जेक्ट के मोशन में चेंज न ला पाए, उसको हम बोलते हैं बैलेंस्ड फोर्स। या फिर ऐसा पेयर ऑफ फोर्स जो एक डायरेक्शन से लगने वाले फोर्स से कैंसिल हो जाए, उसको भी हम बैलेंस फोर्स बोलते हैं। अनबैलेंस फोर्स क्या होता है? मान लीजिए यही दो टीम है, ए और बी में से अब एक टीम ज़्यादा ताकत लगा लेती है और बी टीम उस रस्सी को कुछ मेंबर्स के साथ ए के अपनी तरफ खींच लेती है, यानी कि उसने ज़्यादा फोर्स लगाया है। अब अगर वो फोर्स अनबैलेंस हो गया, यानी कि उसकी मात्रा में या तो बढ़ोतरी हो गई या कमी आ गई, तो क्या होता है कि ऑब्जेक्ट के पोजीशन में चेंज आना संभव हो जाता है। और ऐसा फोर्स जो ऐसा कर पाए, उसी को हम अनबैलेंस फोर्स बोलते हैं। तो उम्मीद करता हूँ एग्जाम्पल से ज़्यादा स्पष्ट हुआ होगा बैलेंस फोर्स और अनबैलेंस फोर्स के कॉन्सेप्ट। अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं इफेक्ट्स ऑफ फोर्सेस की। पहला,
फोर्स कैन मूव द स्टेशनरी ऑब्जेक्ट। इसका बेस्ट एग्जांपल अगर मैं दे पाऊँ तो अधिकांश लोग हमने ये किया ही होगा। रोड पे चल रहे हैं, अचानक से एक पत्थर दिखा बेचारा, उसको मारा और उसकी पोजीशन चेंज कर दी, कहाँ से कहाँ पहुँचा देते हैं। तो रुकी हुई चीज़ को हमने मूव करवा दिया। दूसरा, फोर्स कैन स्टॉप और कैन ब्रिंग द मूविंग ऑब्जेक्ट टू रेस्ट। अज्यूम कीजिए आप एक ढलान वाली रोड में जा रहे हैं और सामने से एक फुटबॉल आपके सामने रोल करती हुई आ रही है। अचानक आपने उस पर फोर्स लगाया पाँव से और बॉल रुक गई, तो आपने मूविंग ऑब्जेक्ट को रेस्ट पे ला दिया फोर्स की हेल्प से। फोर्स कैन इंक्रीज और डिक्रीज द स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट। गाड़ी अधिकांश लोग चलाते हैं। मान लीजिए आप कार चला रहे हैं, आपने एक्सेलेटर पर फोर्स लगाया, गाड़ी की स्पीड बढ़ गई। आपने ब्रेक पर फोर्स लगाया, गाड़ी की स्पीड कम हो गई। अगला, फोर्स कैन चेंज द डायरेक्शन ऑफ मोशन। क्रिकेट की तो दुनिया दीवानी है, या फुटबॉल की भी दुनिया दीवानी है। तो जो फुटबॉलर होता है वो किक की हेल्प से फोर्स लगाकर फुटबॉल की डायरेक्शन कभी भी रैंडमली चेंज कर सकता है जैसी वो चाहता है। बॉलर बॉल फेंकता है किसी और डायरेक्शन पे बैट्समैन की तरफ, और बैट्समैन अपने बैट की हेल्प से, अपनी क्रिकेटिंग टैलेंट की हेल्प से बॉल को कहीं और फेंक देता है, डायरेक्शन चेंज कर देता है। फोर्स कैन चेंज द शेप एंड साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट। आपके सामने स्लाइड पे दो एग्जाम्पल दिख रहे हैं इमेज के तौर पर। एक हाथ है जो फ्रूट को स्क्वीज करने की कोशिश कर रहा है, तो शेप ऑफ कोर्स चेंज होगा। एक लेडी है जो रोटी बनाने की कोशिश कर रही है। तो आपने घर में भी देखा होगा, जब आपकी मम्मियाँ रोटी बनाती होंगी तो उस गूंथी की जो शेप है वो चेंज होता रहता है जैसे जैसे हम उसको बेलते चले जाएँ। तो मैंने दैनिक जीवन से जो है कुछ उदाहरण उठाने की कोशिश करी ताकि ज़्यादा आसानी से आपको फोर्स का जो है कॉन्सेप्ट समझ में आ सके। अब बात करते हैं टाइप्स ऑफ फोर्स, वर्गीकरण करना शुरू करते हैं। सॉरी। सो फोर्स बेसिकली दो टाइप में हम इसको क्लासीफाई करते हैं, कॉन्टैक्ट और नॉन कॉन्टैक्ट। कॉन्टैक्ट में दो टाइप पढ़ते हैं, मस्कुलर और फ्रिक्शन। नॉन कॉन्टैक्ट में तीन टाइप, मैग्नेटिक, इलेक्ट्रोस्टैटिक, ग्रेविटेशनल। अब जरा इनको डीपली अध्ययन करने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले कॉन्टैक्ट फोर्स, एज इट इज बीइंग रिफ्लेक्टेड इन द slide, that a force is seen to act through a direct contact of the object, and such a force is called contact force. फॉर एन एग्जाम्पल, पहली इमेज में आपको जो बच्चा दिख रहा है, अगर वो फुटबॉल को किक करना चाह रहा है, वो तभी संभव है जब बच्चे की किक बॉल पर पड़े। फिजिकल कॉन्टैक्ट होना अनिवार्य है। दूसरी इमेज में आपको दिख रहा है कि एक इमेज जो है बॉक्स को खिसकाने की कोशिश कर रही है। ठीक है, वो तभी हो सकता है जब फिजिकल कॉन्टैक्ट बॉक्स के साथ उसका हो। तीसरी इमेज में एक लेडी अपने डॉग को पुल करने की कोशिश कर रही है विद द हेल्प ऑफ दैट रोप, रस्सी, जो उसने उस पर उसके गले पट्टे पे बांध रखी है। वो तभी हो सकता है जब उस रस्सी का फिजिकल कॉन्टैक्ट लेडी के हैंड से हो। इजंट इट? यस। सो दीज ऑल वर एग्जाम्पल ऑफ कॉन्टैक्ट फोर्स। नाउ कॉन्टैक्ट फोर्स हमने दो टाइप में बांटा था, मस्कुलर और फ्रिक्शन। पहले मस्कुलर की बात करते हैं, जिसमें हम अपने मसल्स की यूज़ करें। दैनिक जीवन में बाल्टी उठाने से, जर्किन उठाने से लेकर, बुक उठाने से लेकर वेट लिफ्टिंग करने तक, ये सभी एग्जाम्पल मस्कुलर फोर्स के हैं। अब हम ही नहीं करते, एनिमल्स लाइक बुल्स, हॉर्सेस, कैमल्स, डोंकीज, एलिफेंट्स आल्सो यूज मस्कुलर फोर्स टू परफॉर्म वेरियस टास्क। नाउ लेट अस मूव टुवर्ड्स फ्रिक्शन फोर्स। फ्रिक्शन का जो फोर्स है वो हमेशा एक बात आप याद रखेंगे कि किसी भी ऑब्जेक्ट के यूजुअल मोशन को अपोज करता है। मान लीजिए कोई ऑब्जेक्ट है, अगर वो किसी दूसरे ऑब्जेक्ट पर स्लाइड करते हुए इस डायरेक्शन पे जा रहा है ऐसे, तो जो फ्रिक्शन का फोर्स है वो कहाँ लगेगा? ऐसे। बात समझ में आ रही है? फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई बॉल है वो रोल कर रही है ग्राउंड पर, तो ग्राउंड जो होता है वो बॉल पर उसके मोशन के अपोजिट डायरेक्शन की तरफ जो लगाता है, फोर्स लगाता है, उसी फोर्स को हम फ्रिक्शन फोर्स बोलते हैं। ठीक है, अगर हम बाईसाइकिल को पैडल मारना बंद कर दें तो गाड़ी रुक जाएगी, क्योंकि फोर्स ऑफ फ्रिक्शन को हम ओवरकम नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो लास्ट में मैंने ब्रासेस में बंद करके इंपॉर्टेंट नोट लिखा भी रखा है कि फ्रिक्शन ऑलवेज अपोजेस द मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट स्लाइडिंग ओवर अनदर ऑब्जेक्ट। फ्रिक्शन एक्ट्स इन अपोजिट डायरेक्शन टू द डायरेक्शन ऑफ मोशन। क्लियर? अब थोड़ा बात कर लेते हैं नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स की। नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स ऐसे काइंड के फोर्स जिसमें फिजिकल कॉन्टैक्ट होना कोई अनिवार्य कंडीशन नहीं है। A force applied between two objects, even if the two objects are not in contact, such a force is called a non-contact force. आपके सामने मैग्नेट बना हुआ है जहाँ बहुत सारी कीलें चिपकी हुई है, ये एक मैग्नेटिक फोर्स का एग्जाम्पल बता रहा है जो कि नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स है। न्यूटन बाबा अपने सेब के पेड़ के साथ प्रसिद्ध पिक्चर ग्रेविटेशनल फोर्स को समझाते हुए, जो कि एक नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स है। थोड़ा बहुत इसमें विस्तार में चर्चा करते हैं। मैग्नेटिक फोर्स, ये तो आपको समझ में आ गया, जो फोर्स मैग्नेट एक्सर्ट करे उसको मैग्नेटिक फोर्स बोलते हैं। अब समझिए जरा ये फोर्स काम कैसे करता है, कब अट्रैक्ट करता है ऑब्जेक्ट को, कब रिपेल करता है। सामने पिक्चर में लेफ्ट साइड में आपको दो रॉड दिख रहे होंगे जिसमें एन एस लिखा हुआ है, नीचे भी दो रॉड दिख रहे हैं, SN NS लिखा हुआ है, एक में अट्रैक्ट लिखा है, एक में रिपेल लिखा है। तो है क्या ये?
अब एक चीज़ आप याद रखेंगे कि अगर किसी भी मैग्नेट के जो नियर एंड है, उन नियर एंड में दो अपोजिट पोल्स होंगे तो मैग्नेट एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। सिमिलर पोल्स होंगे तो एक दूसरे को रिपेल करेंगे। मैग्नेट के दो पोल्स होते हैं, नॉर्थ पोल और साउथ पोल। अब आप देख सकते हैं लेफ्ट साइड में पहली वाली पिक्चर में, पहले वाले रॉड में एस मीन्स साउथ है, एन मीन्स नॉर्थ है। तो साउथ और नॉर्थ पोल एक दूसरे के सामने है, यानी कि अपोजिट पोल से एक दूसरे के सामने है, तो क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे। दूसरी वाली पिक्चर में नॉर्थ और नॉर्थ यानी कि दोनों सिमिलर पोल से एक दूसरे के सामने, तो वो क्या करेंगे, रिपेल करेंगे। सामने पिक्चर दिखा रहा है कि एक मैग्नेट के पास कितनी ज़्यादा होल्डिंग कैपेसिटी हो सकती है, कितना अच्छा फोर्स वो लगा सकता है, उतनी सारी कीलें देखिए वो अटक रखी हैं उसमें। अगला चलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के बारे में। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो है वो एक ऐसा फोर्स है जो कोई भी चार्ज बॉडी किसी अनचार्ज बॉडी या चार्ज बॉडी पर लगाती है। ज़्यादा अध्ययन इसको हम बड़ी क्लासेस में इसका डेरिवेशन होता है, हम निकालते हैं इसको, एक फॉर्मूला आता है F=KQ1Q2/r²। फिर उसमें हम बात करते हैं, कूलॉम की बात होती है, वो सब बड़ी क्लासेस में है। यहाँ सिर्फ आप इतना समझिए, उदाहरण के तौर पर अधिकांश लोगों ने अपने जो है विद्यार्थी जीवन में ऐसा किया होगा, और आप लोग कुछ विद्यार्थी जो इस चैनल के माध्यम से मेरे साथ जुड़े हैं वो करते होंगे। स्केल पकड़ी, स्केलों को बालों में घिसा, पेंसिल के छिलकों के सामने ले गए और पेंसिल के छिलके उसमें क्या हो गए, अट्रैक्ट हो गए। तो ये एक एग्जाम्पल है। या फिर आपने कंघी पकड़ा, कंघी से आपने कागज़ के कुछ पीसेस को उनसे अट्रैक्ट करवाना चाहा, तो सब एग्जाम्पल हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के। अब जैसे आप देख सकते हैं एक पिक्चर है, एटम लिखा हुआ है उसमें, और थोड़ा बहुत इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूक्लियस। इसको आप समझिए ज़रा इस तरीके से कि हमारे पास जो मैटर है, मैटर मीन्स हम मैटर है, हर कोई चीज़ मैटर है। एनीथिंग विच ऑक्यूपाइज स्पेस एंड हैज मास, इट इज़ कॉल्ड मैटर। अब मैटर एक फंडामेंटल पार्टिकल की हेल्प से बनता है। जैसे मकान ईंटों से बनता है, वैसे मैटर एटम से बनता है। एटम जो है उसके कुछ फंडामेंटल कंस्टिट्यूटिंग पार्टिकल्स हैं, वो हैं इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। इलेक्ट्रॉन एटम के आउटर मोस्ट शेल में घूमते रहते हैं, और प्रोटॉन और न्यूट्रॉन एटम के एक सेंटर पॉइंट पर एग्जिस्ट करते हैं, जिस सेंटर पॉइंट को हम न्यूक्लियस के नाम से जानते हैं। और न्यूक्लियस के अंदर न्यूट्रॉन और प्रोटॉन को कलेक्टिवली न्यूक्लियॉन्स बोला जाता है। बाकी इसमें गहन चर्चा कभी एक इसी के ऊपर एक वीडियो बना दी जाएगी, उस पर करेंगे। अभी आगे चलते हैं और बात करते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स के ऊपर। बहुत प्यारा फोर्स है, इसके लिए भी एक फॉर्मूला आता है F=G(m1m2)/r²। अब एक ऐसा फोर्स है जो कि एक बॉडी दूसरे बॉडी पर एक्सर्ट करती है। उसकी खास बात यह है कि हमेशा अट्रैक्टिव नेचर का रहता है। उदाहरण के तौर पर पेड़ से सेब गिरा, सेब को पृथ्वी ने अपनी तरफ खींच लिया, अट्रैक्टिव नेचर है ना, तो अपनी तरफ खींचेगी पृथ्वी। सन जो है उसके चारों ओर सोलर सिस्टम में सभी प्लैनेट्स अपनी अपनी ऑर्बिट में घूमते हैं, अपनी ऑर्बिट से दूर नहीं जा पाते बिकॉज ऑफ ग्रेविटेशनल पुल ऑफ सन। और उसी को मैंने एग्जाम्पल के तौर पे समझाया है अर्थ को रेफरेंस पे लेकर। अब एक इमेज और दिख रही है, आदमी ने बॉल ऊपर फेंकी, बॉल फिर नीचे आ गई, क्योंकि ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है उस पर, अर्थ लगा रही है, तो हमेशा अट्रैक्टिव होता है, तो अर्थ की तरफ नीचे खींची चली आएगी। बाकी अध्ययन फिर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के साथ एक नई वीडियो में। अब हम देख पा रहे हैं हमारे पास कॉन्टैक्ट फोर्स और नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स के बीच में काफ़ी अंतर हमको समझ में आ गया, जो हमने एग्जाम्पल के तौर पे सामने रखा है। यानी पुशिंग अ डोर, अगर किसी डोर को मैं पुश करना चाह रहा हूँ तो कॉन्टैक्ट फोर्स का एग्जाम्पल होगा। बुक्स को कैरी करना चाह रहा हूँ तो कॉन्टैक्ट फोर्स का एग्जाम्पल होगा। वेट को लिफ्ट करना चाह रहा हूँ तो कॉन्टैक्ट फोर्स का एग्जाम्पल है। लेकिन अगर मैग्नेट एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं, अट्रैक्ट करे हुए मैग्नेट्स हैं, तो नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स का एग्जाम्पल है। बॉल गिर रही है ऊपर से नीचे, नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स का एग्जाम्पल है। पन्ना जो है वो कॉम्ब की तरफ अट्रैक्ट हो रहा है, तो नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स का एग्जाम्पल है। इज इट क्लियर? तो थोड़ा बहुत अंतर डिफ्रेंशिएट करने की कोशिश करी हमने। अब एक समरी, हमने फोर्स के बारे में क्या क्या जाना, बैलेंस फोर्स के बारे में जाना, अनबैलेंस फोर्स के बारे में जाना, थोड़ा बहुत फिर इफेक्ट्स जाने फोर्स के डेली लाइफ से, फिर उनको कैटेगराइज किया कॉन्टैक्ट और नॉन कॉन्टैक्ट के बेसिस पे। कॉन्टैक्ट में 2 टाइप में पढ़े, मस्कुलर और फ्रिक्शन। नॉन कॉन्टैक्ट में 3 टाइप में पढ़े, मैग्नेटिक, इलेक्ट्रोस्टैटिक और ग्रेविटेशनल फोर्स। उम्मीद है आप सभी को ये समझ में आया होगा। और उसके बाद फिर मैंने एक इवैल्यूएशन क्वेश्चन दे रखा है। अब आपका काम शुरू होता है। वीडियो को पॉज कीजिए और इन ब्लैंक्स को फिल करने की कोशिश करिए।
तो उम्मीद करता हूँ आपने वीडियो पॉज कर ब्लैंक्स को फिल किया होगा, और अगर फिल कर दिया है ब्लैंक्स को तो अपना इवैल्यूएशन चेक करने के लिए आप यहाँ से चेक कर सकते हैं। और जिनने ब्लैंक्स फिल नहीं किए उनको आंसर्स मिल गए। तो उम्मीद है आप सभी को एक छोटा सा लेक्चर पसंद आया होगा। जो भी कमी आपको लगी वीडियो में कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें, और हर संभव प्रयास रहेगा कि जो कमी है उसको किसी भी तरीके से दूर किया जाए, और आपके फीडबैक का बहुत ज़्यादा इंतज़ार रहेगा। तब तक एक लास्ट में रेफरेंसेस मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि ये रेफरेंस मैंने लिए थे अपनी वीडियो को बनाने के लिए। सो थैंक यू गाइस, होप यू ऑल लाइक द वीडियो। हैव अ नाइस डे। अपनी सेहत का भरपूर ध्यान रखें, स्वस्थ रहें। धन्यवाद।